दुश्मन पर सबसे ज्यादा दबाव डालने के लिए क्या किया जा सकता है? दूसरे विश्व युद्ध के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एलाइड देशों के साथ मिलकर यही विचार कर रहे थे। अब 83 साल बाद अमेरिका फिर से इसी सवाल से जूझ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका जवाब निकाला है आर्थिक पाबंदियां। ऐसी पाबंदियां जो इतिहास में अब तक न लगाई गई हों। 6 महीने से जारी ईरान जंग में जीत के लिए बेताब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक डी-डे का ऐलान किया है। तो क्या ट्रंप का ये कदम आखिरकार उनको ईरान पर जीत दिला पाएगा? 47 सालों से प्रतिबंधों को झेल रहे ईरान पर क्या ये पाबंदियां कारगर होंगी? ईरान ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं? और क्या ट्रंप का ये कदम ईरान जंग को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग में तब्दील कर देगा? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by New India Assurance and ZX. Presenting the New India Stree Shakti Samrakshan Policy includes mass layoff, personal accident, posh victim, and optional fire and burglary cover. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर बमबारी करके जो हासिल नहीं कर पाए, अब उसे पाने के लिए वो आर्थिक बमबारी करने जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला करने की धमकी दी है। अमेरिकी प्रशासन आज यानी 24 अगस्त को इन पाबंदियों का ऐलान करेगा। इसमें वो उन देशों को भी टारगेट करेगा जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं या किसी भी तरह से ईरान की जंग लड़ने की क्षमता को फंड कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बिजनेस करने वाले हर देश को अब इसका खामियाजा भुगतना होगा। 20 अगस्त को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था, जो भी देश ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद पहुंचाएगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की मदद के हर रास्ते को पूरी तरह से बंद करना होगा, चाहे वो तेल की तस्करी हो, नकदी ट्रांसफर या जहाजों की रजिस्ट्री, सब कुछ रोकना होगा। जिन लोगों और संस्थाओं की इसमें भूमिका है वो सब दायरे में आएंगे। ये इकोनॉमिक डी-डे है। ईरान को हराने के लिए अमेरिका के सभी सहयोगी देशों को साथ आने की जरूरत है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट भारतीय समय के मुताबिक आज रात करीब 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो और भी कड़े प्रतिबंधों का ऐलान करेंगे। बेसेंट ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखे एक लेख में इसे किसी दुश्मन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी फाइनेंशियल अटैक बताया है। बेसेंट ने लिखा, अब हम इस जंग के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुके हैं। अब ईरान के साथ किसी भी तरह का कारोबारी या आर्थिक रिश्ता रखने वाले देशों और कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा, फिर चाहे वो रिश्ता जानबूझकर रखा गया हो या जानबूझकर नजरअंदाज किया गया हो। दोनों ही मामले में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आर्थिक संकट के साथ साथ ईरानी शासन की पकड़ कमजोर होती है और वो इसके जवाब में अमेरिकी सैनिकों या खाड़ी देशों पर हमला करता है, तो ट्रंप इसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। ईरान ओपेक यानी तेल उत्पादक देशों के संगठन का सदस्य है और तेल उसके सबसे बड़े निर्यातों में से एक है। रही बात उन देशों की जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम चीन का है। चीन और ईरान के बीच करीब 10 से 41 अरब डॉलर का ट्रेड होता है। ईरान का 90% तेल भी चीन ही खरीदता है। दूसरे नंबर पर इराक है, जो ईरान के साथ 12 अरब डॉलर का व्यापार करता है। लिस्ट में तीसरा नाम भारत का है। साल 2025 में भारत और ईरान के बीच 1.5 अरब डॉलर यानी 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ था। इसके बाद आता है यूएई। 2023 में दोनों देशों के बीच 6 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद के आंकड़े मौजूद नहीं हैं। नेटो देश तुर्की ने भी 2025 में ईरान के साथ 2.25 अरब डॉलर का व्यापार किया था। इसके अलावा जर्मनी और रूस के भी ईरान के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि इनमें से कौन से देश ट्रंप की धमकी के दायरे में आएंगे और उन पर क्या पाबंदियां लगाई जाएंगी। उधर ईरान इन धमकियों से डरा नहीं है, बल्कि उसने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की आर्थिक जंग जारी रही तो वो खाड़ी से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देगा, फिर चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो या फारस की खाड़ी के किसी दूसरे रास्ते से। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रिजाई ने कहा कि जो भी देश अमेरिका के आर्थिक युद्ध में शामिल होगा या उसका समर्थन करेगा, ईरान उसे इस जंग का हिस्सा मानेगा। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान इस समय अमेरिका के साथ आर्थिक और सैन्य युद्ध में है। अमेरिका ने जंग शुरू होने से पहले गलत अनुमान लगाया था कि उसके हमलों के दबाव में ईरान की सरकार गिर जाएगी और देश वेनेजुएला जैसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा पेज़ेश्कियान का कहना है। तो अब अमेरिका कौन सी नई आर्थिक पाबंदियां लगाएगा, ये तो आज रात को साफ हो जाएगा। लेकिन ईरान इसका जवाब कैसे देगा? क्या वो खाड़ी में तेल के एक्सपोर्ट पर ब्लॉकेट लगा सकता है?
अल जजीरा की रिपोर्ट की माने तो ईरान ने जवाब देने के लिए 3 स्तर तैयार किए हैं। सबसे पहले तो वो अपने पड़ोसी और खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों से बात करेगा, उन्हें कहेगा कि वो अमेरिका का साथ न दे। अगर वो नहीं माने तो इन देशों पर हमले किए जा सकते हैं, जैसे जंग शुरू होने के बाद से हम लगातार देखते आ रहे हैं। तीसरा कदम होगा फुल ब्लॉकेड। इसमें सिर्फ हॉर्मुज नहीं बल्कि लाल सागर में बाब अल मंदेब के रास्ते को भी बंद किया जा सकता है। हॉर्मुज बंद होने के बाद सऊदी अरब इसी रास्ते से अपना तेल निर्यात करता रहा है। लाल सागर के पास यमन में मौजूद ईरानी समर्थित हूती लड़ाके पहले भी ये संदेश दे चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बाब अल मंदेब बंद करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा इस महीने की शुरुआत में ईरान ने मिस्र पर हमला करके भी ये साबित कर दिया था कि उसकी पहुंच स्वेज कैनाल तक भी है। ऐसे में अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो ईरान की तरफ से इसका जवाब आना तो लाजमी है। लेकिन क्या ईरान को खाड़ी देशों पर हमला करने की जरूरत पड़ेगी? माने क्या खाड़ी में मौजूद सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत जैसे देश ईरान पर पाबंदियां लगाने में अमेरिका का साथ देंगे? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। असल में खाड़ी देश अब इस युद्ध में दोनों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। ईरान के पड़ोसी होने के साथ साथ ये देश अमेरिका के करीबी सहयोगी भी हैं। इसलिए ये साफ नहीं है कि क्या ये ईरान पर और आर्थिक दबाव डालने की अमेरिकी मुहिम में खुलकर शामिल होंगे। ईरान के खाड़ी देशों पर हमले का असर उनकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इन देशों का ज्यादातर तेल और गैस निर्यात हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसलिए अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं, खाड़ी के देशों का भी होगा। ऐसे में इन देशों ने अपनी जमीन पर ईरानी हमलों की निंदा की है। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये देश अच्छी तरह समझते हैं कि ईरान के साथ राजनीतिक रिश्ते बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ईरान उनका पड़ोसी है और उससे हमेशा टकराव में रहना उनके हित में नहीं है। मिसाल के तौर पर यूएई को ही ले लीजिए। 2022 में यूएई ने ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल किए थे, लेकिन पिछले हफ्ते ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए यूएई ने उसके खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए, जबकि ईरान ने उस हमले में अपनी भूमिका से ही इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ सऊदी अरब और ईरान ने 2023 में अपने रिश्ते सामान्य करने पर सहमति बनाई थी। इस समझौते में चीन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। अब ईरान के खाड़ी देशों पर हमलों ने इस रणनीति की कड़ी परीक्षा जरूर ली है। तो क्या आर्थिक पाबंदियों के साथ ही ईरान जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी? क्या खाड़ी देश फिर से अमेरिका का साथ देकर ईरान से दुश्मनी मोल लेने का रिस्क लेंगे? जानकारों से समझते हैं। एक तरह से कहे तो एस्केलेशन और डी एस्केलेशन की बीच की सिचुएशन है, जहां ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पे और ज्यादा प्रेशर बढ़ाया जाए, खास करके जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो बढ़ाया जाए, ताकि ईरान जो जिस तरह की डील यूएस चाहता है, ट्रंप चाहते हैं, वो ईरान करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी जिस तरह की सिचुएशन है उसमें ईरान को कोर्स करके या फोर्स करके या प्रेशराइज करके वो सब किया जा सके जो ट्रंप चाहते हैं। और ईरान के पास जिस तरह की अभी हम कहेंगे कि टूल्स ईरान के पास हैं, जिस तरह की ऑप्शंस ईरान के पास हैं, वो एक तरह से ईरान के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है। वो अगर तेल के निर्यात को गल्फ से बंद करते हैं खाड़ी के देशों को, तो ना सिर्फ खाड़ी के देशों को नुकसान होगा बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह की एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो रही है या एनर्जी प्राइसेस की बात हो रही है, उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, खास करके एशिया के देशों को और यूरोप में भी, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से यूरोप में भी एनर्जी को लेके काफी स्ट्रेस बढ़ा है। तो हम प्लस उसके अलावा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑलरेडी एक तरह से कहें तो अनिश्चितता बनी हुई है, वो अनिश्चितता और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लस हूथी जो रेबल्स हैं यमन में, उन्होंने लगातार रेड सी में भी हमले किए हैं इंटरनेशनल शिपिंग पे। तो कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अगर अभी और ज्यादा प्रेशर बढ़ता है यूएस की तरफ से ईरान पे, तो ईरान भी उसके लिए रिटेलिएट कर सकता है, डायरेक्ट अटैक करके भी रिटेलिएट कर सकता है और इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ा कहें तो बना के भी उस पर रिटेलिएट कर सकता है। तो एक तरह से काफी अनिश्चितता है, एक स्टेलमेट बनी हुई है और हम ये कह सकते हैं कि अभी जो जंग है ईरान और यूएस के बीच में, वो अभी जल्दी खत्म होती नहीं नजर आ रही है। ईरान पर अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध लगाने का सिलसिला कोई नया नहीं है। 1979 से ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से लगातार प्रतिबंध लगते रहे हैं। यहाँ तक कि यूएन ने भी ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में अमेरिकी समर्थक शासक रजा शाह पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया था। इसके बाद ईरान में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को ईरानी छात्रों ने बंधक बना लिया।
अमेरिका ने जवाब में ईरान से तेल आयात रोक दिया और करीब 12 अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियां फ्रीज कर दी। अमेरिका ने ईरानी सामान के आयात पर भी रोक लगा दी। सिर्फ कुछ सीमित चीजों जैसे छोटे गिफ्ट, खाद्य पदार्थ और कालीन पर छूट दी गई थी। फिर 1995 में बिल क्लिंटन ने ईरान के तेल और गैस सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों के निवेश पर रोक लगा दी। अमेरिका और ईरान के बीच व्यापार और निवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके एक साल बाद अमेरिकी कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया जिसके तहत ईरान के एनर्जी सेक्टर में सालाना 2 करोड़ डॉलर से ज्यादा निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों पर भी पाबंदियां लगाई जा सकती थी। इसके बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सैंक्शंस का सबसे बड़ा कारण बन गया। ईरान ने 2002 में यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम रोक दिया था, लेकिन 2005 में खबरें आईं कि इसे फिर से शुरू कर दिया गया। लिहाजा दिसंबर 2006 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े सामान और तकनीक के व्यापार पर प्रतिबंध लगाए। इससे जुड़े लोगों और कंपनियों की संपत्तियां भी फ्रीज कर दी गई। इसके बाद कुछ समय शांति रही। 2015 में व्हाइट हाउस में बराक ओबामा थे। महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की, JCPOA। डील में अमेरिका के अलावा यूरोपीय यूनियन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन शामिल थे। इसके तहत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित कर दिया गया और बदले में उस पर लगी पाबंदियां पूरी तरह से हटा दी गई। लेकिन ओबामा के जाने के बाद अमेरिका में ट्रंप सत्ता में आए। 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया। ईरान पर ये सभी पाबंदियां वापस लगा दी गईं जो डील के तहत हटी थी। इसे ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी कहा गया। 2019 में ट्रंप ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। फिर जनवरी 2020 में IRGC की कुछ फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार दिया गया। इसके बाद ईरान पर और प्रतिबंध लगाए गए। 2021 से 2025 तक सत्ता में रहे बाइडेन प्रशासन ने भी ज्यादातर अमेरिकी प्रतिबंधों को वैसे ही जारी रखा। इसके बाद ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई और फिर क्या हुआ ये आप भी जानते हैं। करीब 6 महीने से चल रहे अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में ईरान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव डाला गया है। एक तरफ पाबंदियां हैं तो दूसरी तरफ नेवल ब्लॉकेड। तेहरान का मशहूर ग्रैंड बाजार आज भी लोगों से भरा रहता है, लेकिन वजह खरीदारी की खुशी नहीं बल्कि सस्ता सामान तलाशना है। ईरान में चावल की कीमत युद्ध से पहले के मुकाबले 60% ज्यादा और बीफ की कीमत 150% ज्यादा हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुमान के मुताबिक साल के अंत तक ईरान में महंगाई करीब 70% तक पहुंच सकती है। अर्थव्यवस्था भी 5% तक सिकुड़ सकती है। ऐसे में अमेरिका की नई पाबंदियां क्या ट्रंप को वो जीत दिला पाएंगी जो 6 महीने की बमबारी नहीं दिला सकी? क्या वाकई ट्रंप का इकोनॉमिक D-Day ईरान के लिए डूम्सडे साबित होगा? एक्सपर्ट्स को सुनिए कि जो ये सैंक्शंस की बात हो रही है कि ईरान से जो भी देश ट्रेड करेंगे या उनके साथ बिजनेस करेंगे उन पे सैंक्शन लगेगा। ये सेकेंडरी जो सैंक्शंस की बात है, ये काफी दिनों से, जंग के पहले से भी सेकेंडरी सैंक्शंस के प्रोविजंस थे। फिर भी बहुत सारे देश जो है, खाड़ी के देश भी, खास करके UAE और बहुत सारे देश वो ईरान से ट्रेड कर रहे थे। कुछ ट्रेड वो खुले पब्लिकली कर रहे थे, कुछ ट्रेड जो है वो एक तरह से कहें तो प्राइवेटली, सीक्रेटली कर रहे थे। तो उस तरह की एक सिचुएशन बनेगी कि कुछ देश तो हो सकता है खुल्लम खुल्ला वो ट्रेड करें, जैसे चाइना है, हो सकता है वो कुछ अपना स्केल कम कर दे लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं करेगा। रशिया है, वो भी पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा। कुछ और जो ईरान के नेबरिंग देश हैं, जैसे अफगानिस्तान है या फिर सेंट्रल एशिया के देश हैं, कैस्पियन रीजन के देश हैं, उनके लिए भी कंप्लीटली ईरान से ट्रेड खत्म कर देना पॉसिबल नहीं है। अब जहां तक बात है कि जो स्मगलिंग ट्रेड होती है या जिसे कहें कि बिलो द रडार ट्रेड होती है, वो भी होती रहेगी। उसमें भी बहुत सारे आसपास के जो देश हैं ईरान के, उन्होंने भी इस तरह की वो किया है, ट्रेड किया है, तो वो भी मोस्ट लाइकली चलता रहेगा। लेकिन ईरान में जो इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सर्टेनली और ज्यादा उस पर प्रेशर बढ़ेगा और ज्यादा सिचुएशन खराब होगी, उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। बहुत सारे खास करके जो हेल्थ केयर सेक्टर है या फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उनके ऊपर भी काफी असर पड़ेगा। ईरान का जो एनर्जी निर्यात होता है वो, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ईरान की इकोनॉमी पे सर्टेनली और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन हमें एक और चीज सोचनी चाहिए कि ईरान जिस तरह से एक पिछले 15 साल में, 20 साल में जिस तरह से उन्होंने
सैंक्शंस के बावजूद या कंटिन्यूअसली जो सैंक्शन लगे रहे या उनके ऊपर सैंक्शन बढ़ते रहे, उसको भी वो एक तरह से कहें तो कंप्लीटली स्कटल तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसको एक झेल लिया उस तरह के सैंक्शंस को। उसको उन्होंने इकोनॉमी को अपने बनाए रखा, खत्म नहीं हुआ, हालांकि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहा। तो हम उसी तरह की सिचुएशन समझ सकते हैं कि और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, इंटरनल सिचुएशन थोड़ा ईरान में और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, खास करके इकोनॉमिक इश्यूज पे, बट इससे ईरानियन इकोनॉमी सकम्ब नहीं करेगी। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियां। ब्रिटेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल से जुड़ी टेक्नोलॉजी देने जा रहा है। इससे यूके और फ्रांस में डिजाइन की गई मिसाइल का प्रोडक्शन यूक्रेन में हो सकेगा। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को इससे काफी मदद मिल सकती है। यूके के प्रधानमंत्री बनने के बाद एंडी बर्नहैम 24 अगस्त को अपनी पहली विदेश यात्रा में यूक्रेन पहुंचे। ये यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस का खास मौका भी था। यहाँ पहुंचने से पहले ही बर्नहैम ने बता दिया था कि वो यूक्रेन को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खास तरह की स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिनकी लंबी दूरी तक अटैक किया जा सकता है। यूरोप की आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी MBDA ये मिसाइल बनाती है। यूके में इसे स्टॉर्म शैडो कहा जाता है। यूक्रेन अब तक इस मिसाइल का इंपोर्टेड वर्जन इस्तेमाल करता आया है, जिसकी मदद से उसने रूस के अंदर कई ठिकानों को निशाना बनाया है। अब वो इसके ओरिजिनल वर्जन को अपने यहाँ ही बना पाएगा। इससे उसकी अटैकिंग कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि साल के अंत तक यूक्रेन में इन मिसाइल की प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी जाएगी। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के मुताबिक टर्बोजेंट इंजन से चलने वाली इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 550 किलोमीटर है। ये एक बार में 500 किलोग्राम तक का हाई एक्सप्लोजिव पेनिट्रेटिंग वॉरहेड ले जा सकती है। इसके अलावा मिसाइल से हर मौसम में सटीक निशाना लगाया जा सकता है। यूक्रेन अपने Su-24 या मिराज 2000 फाइटर जेट की मदद से इन मिसाइलों से हमला कर सकता है। इससे वो जमीन के नीचे बने मिलिट्री साइट्स और कमांड बंकर्स पर अटैक कर सकता है, जहां आमतौर पर हल्के ड्रोन से हमला करना ज्यादा असरदार साबित नहीं होता है। दूसरी तरफ यूक्रेन को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के ऐलान पर रूस भड़क गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूके आग में घी डालने का काम कर रहा है। आरोप लगाया कि यूके जानबूझकर किसी भी तरह की शांति वार्ता को रोकने की कोशिश कर रहा है। धमकी भी दी कि रूस यूक्रेन में मिसाइल बनाने वाली किसी भी फैसिलिटी पर हमला करके उसे नष्ट कर देगा। अगली खबर। कनाडा और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर के हालात पैदा हो गए हैं। दोनों देश एक ट्रेड डील के बेहद करीब थे, लेकिन ऐन मौके पर बातचीत रुक गई। अब दोनों देशों के बीच जुबानी जंग के साथ साथ टैरिफ जंग भी छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 अगस्त को कहा था कि अमेरिका और कनाडा एक ट्रेड डील के बेहद करीब है, इसलिए वो कनाडा पर लगाए गए 50% टैरिफ को टाल रहे हैं। लेकिन 21 अगस्त की रात आते आते ये बातचीत अचानक से रुक गई। कनाडा ने कहा कि वो अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करेगा। आरोप लगाया कि अमेरिका ने आखिरी मौके पर शर्तें बदल दी और ज्यादा डिमांड करने लगा। बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा अमेरिका का राज्य नहीं है, लेकिन फायदा ठीक वैसा ही चाहता है। ट्रंप ने दावा किया कि कनाडा अमेरिकी किसानों से भारी भरकम टैरिफ वसूल रहा है। दूसरी तरफ कनाडा ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि वो डॉलर का जवाब डॉलर से देंगे, यानी ट्रेड पर तलवारें दोनों तरफ से खिंच चुकी हैं। अब देखना होगा कि ये एक नई ट्रेड वॉर की शुरुआत है या बातचीत की गुंजाइश अब भी बची हुई है। अगली खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन की यात्रा पर हैं। 24 अगस्त को वो बीजिंग पहुंच गए। डोभाल 25 अगस्त को भारत चीन सीमा विवाद पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की 25वें राउंड की बैठक में हिस्सा लेंगे। वो भारत की तरफ से इस बातचीत की प्रतिनिधि हैं, वहीं चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक में शामिल होंगे। सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच 2008 में ये बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद लगभग 4 साल तक ये बातचीत रुकी हुई थी। 2024 में दोनों देशों के रिश्तों में कुछ हद तक सुधार आने के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ। फिलहाल डोभाल की इस यात्रा से उम्मीद है कि सीमा विवाद पर कोई ठोस नतीजा निकल सकेगा। अपनी यात्रा के दौरान अजीत डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान जेन से भी मिलेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अगले महीने ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।